नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं पेटीएम के फेल होने की असली वजह क्या है। क्या चाइनीज कंपनी अलीबाबा है? अगर ये है तो क्यों है? आइए जानते हैं पेटीएम किस प्रकार से फेल हुआ है। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड पर नज़र डालते हैं। तो पहले बायजूस अब पेटीएम भारतीय अर्थव्यवस्था के चमकते हुए सितारे कहे जाने वाले थे। ये दोनों ही स्टार्टअप्स अब संकट का सामना कर रहे हैं। पेटीएम हाल के दिनों में भारतीय स्टार्टअप्स की सफलता की सबसे बड़ी कहानी रही है, लेकिन अब इसके पेमेंट्स बैंक के बंद होने की नौबत आ गई है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो पेमेंट्स बैंक है ये क्या होता है। पेमेंट्स बैंक एक प्रकार से बैंक ही होता है, लेकिन यह न तो क्रेडिट कार्ड जारी करता है न ही लोन देता है। न ही क्रेडिट कार्ड जारी करता है न ही लोन देता है। इसे हिंदी में भुगतान बैंक कहते हैं, जो पेमेंट्स बैंक होते हैं। तो पेटीएम को पेमेंट्स बैंक का दर्जा दिया गया था। पेटीएम को पेमेंट्स बैंक का दर्जा दिया गया था। जानेंगे आखिर क्या वजह है। भारत में जो डिजिटल इकोनॉमिक्स है, इसके रफ्तार पर सवार हुए इन स्टार्टअप्स की कामयाबी की कहानी अब कमज़ोर पड़ती नजर आ रही है। तो भारत में जो स्टार्टअप्स की कामयाबी है, इसमें दिलचस्पी रखने वाले हैं स्टार्टअप्स में, उनके जहन में ऐसे सवाल कौंध कर रहे हैं। तो पहले पेटीएम का मामला। पेटीएम का जो पेमेंट्स बैंक है रेगुलेटरी मामलों में फंस गया है। बड़ी तादाद में केवाईसी उल्लंघन के मामलों की वजह से पेटीएम पर मनी लॉन्ड्रिंग का शक भी पैदा हो रहा है। तो बड़ी मात्रा में केवाईसी का उल्लंघन। तो केवाईसी क्या होता है? नो योर कस्टमर्स। नो योर कस्टमर्स बैंक की तरफ से एक फॉर्म दिया जाता है, जिसमें कस्टमर को आइडेंटिफाई करने के लिए एक फॉर्म फिलअप कराया जाता है, उसके फ़ोटो और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके साथ। लेकिन पेटीएम ने अपनी केवाईसी कराने में सफल नहीं रहा है। ये मतलब कि पूरा जो केवाईसी है उसे कराने में सफल नहीं रहा है। तो पेटीएम पर लगा मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? अगर किसी संस्था, किसी कंपनी, किसी व्यक्ति द्वारा अवैध गतिविधियों के कारण किसी पैसे को अवैध तरीके से अगर छुपाया जाता है, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। इस प्रक्रिया को कहा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। इसके लिए कंपनी द्वारा एक फर्जी कंपनी बनाया जाता है, जिसे कहा जाता है सेल कंपनी, जिसे सेल कंपनी कहा जाता है। इसके तहत वो अपने पैसे को वैध करते हैं। इस पैसे को वैध करके अपने काम में लेते हैं, यानी कि टैक्स चोरी भी करते हैं और उसके साथ साथ जो इनकम का सोर्स होता है उसे भी छुपाने का कोशिश करते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग का जब शक पैदा हुआ, तो इन आशंकाओं की वजह से आरबीआई ने जो पेटीएम है इसके पेमेंट्स बैंक के ज़्यादातर जितने भी ऑपरेशन थे, जितने भी इसके ऑपरेशन होते थे, इस पर रोक लगा दी गई है। पेटीएम के पेमेंट्स बैंक को 1 मार्च 2024 से 1 मार्च 2024 से पेटीएम का जो पेमेंट्स बैंक है, इसके जो नए डिपॉजिट हैं और इसके बाद जो फंड ट्रांसफ़र है और नए ग्राहक है, ये बनाने के लिए इसको रोक दिया गया है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई ने पेटीएम को एक नया ऑडिट फर्म नियुक्त करने का भी निर्देश दिया है, ताकि जितनी भी गड़बड़ी की गई है इन गड़बड़ियों का पता लगाया जा सके। पेटीएम का जो पेमेंट्स बैंक है इसमें कई गड़बड़ी पाई गई। इस मामले के जानकार सूत्रों के मुताबिक कहा गया कि जो इसके लाखों अकाउंट्स हैं, मतलब कि लाखों से ज़्यादा, लाखों जितने इसके अकाउंट हैं, ये केवाईसी का सामना कर रहे हैं। जो केवाईसी है इसके उल्लंघन का सामना कर रहे हैं। कई लाख अकाउंट तो ऐसे हैं जो पैन कार्ड्स का जो वैलिडेशन है वो फेल हो गया है। पैन कार्ड का वैलिडेशन फेल हो गया है। सैकड़ों ऐसे अकाउंट्स पेटीएम में खोले गए हैं जो एक ही पैन नंबर पर सैकड़ों अकाउंट खोले गए हैं। कई मामले तो ऐसे देखने को मिले हैं कि जो हज़ारों, यानी कि 1000 से भी अधिक जो अकाउंट्स हैं वो एक ही पैन नंबर से खुले गए थे। इन सब सारे मामलों की वजह से जो पेटीएम है ये सफ़र कर रहा है। तो आइए पेटीएम के बारे में थोड़ा सा और भी फोकस करते हैं कि कैसे ये चमकता रहा, फिर किस प्रकार से ये धराशायी हुआ। पेटीएम 2010 में अपना काम शुरू किया था। 2010 में पेटीएम अपना काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन इसकी वॉलेट सर्विस परवान तब चढ़ी जब नवंबर 2016 में मोदी सरकार के द्वारा देश में नोटबंदी का ऐलान किया गया। नवंबर 2016 में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा देश में नोटबंदी का ऐलान किया गया। ऐसे में जो 500 और 1000 यानी कि 1000 के नोट है, ये चलन से बाहर आ गई। इस दौरान जो कैशलेस थे, यह ट्रांजैक्शन जोर पकड़ने लगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा फायदा हुआ पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशंस। पेटीएम की पेरेंट्स कंपनी है 197 कम्युनिकेशन। सबसे ज़्यादा इसको फायदा मिला। पेटीएम बहुत जल्द ही भारत में डिजिटल पेमेंट सर्विस का पोस्टर बॉय बनकर उभरा और देश के कोने कोने में ही एक ही आवाज़ उठना शुरू कर दी, पेटीएम करो, यही आवाज़ गूंजना शुरू कर दी। इससे पहले मई 2016 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लॉन्च करने की जानकारी देते समय जब इसके फाउंडर थे विजय शेखर शर्मा, इनसे पत्रकारों द्वारा पूछा गया
कि आरबीआई के जो कड़ा रेगुलेशन है इसकी वजह से कंपनियां अपने लाइसेंस सरेंडर कर रही हैं, बिजनेस से निकल रही। तो उन्होंने कहा कि पेटीएम का शानदार सफर जारी रहेगा जब तक कोई रोड ब्लॉक न आ जाए। रोड ब्लॉक का मतलब कि कोई भी अड़चन ना आ जाए, तब तक इसका सफर जारी रहेगा। जनवरी 2017 में पेटीएम का पेमेंट्स बैंक को लाइसेंस मिला और उसी साल मई में काम करना शुरू कर दिया। इसी बीच चीन की एक दिग्गज कंपनी है, चाइना की एक दिग्गज कंपनी है जिसका नाम है अलीबाबा। यहाँ पर देखिए इस कंपनी को, इसका नाम है अलीबाबा। और जापान की एक कंपनी है जिसका नाम है सॉफ्ट बैंक। दोनों ने इस कंपनी में निवेश करना शुरू कर दिया, यानी कि जो इसकी पेरेंट्स कंपनी है 197 उसमें निवेश करना शुरू कर दिया। ये फाइनेंशियल सेक्टर का सबसे ताकतवर कंपनी बनकर उभरी, यानी कि जो पेटीएम की पेरेंट्स कंपनी यानी कि 197 है, बहुत पावरफुल बनकर उभरी। लेकिन 7 साल बाद, जस्ट 7 साल बाद ही पेटीएम की शानदार कामयाबी के रास्ते में रोड ब्लॉक आ ही गया। दरअसल पेटीएम की समस्या 2022 में उभरी जब इसने अपना आईपीओ लॉन्च किया। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई कंपनी मार्केट से पैसा लेना चाहती है, जब पैसा लेना चाहती है तो वो करती क्या है, अपना जो शेयर है ये अपना बेचना शुरू कर देती है। शेयर मतलब एक हिस्सेदारी होती है, कंपनी अपनी हिस्सेदारी मार्केट में बेचती है एक पत्र के माध्यम से और मार्केट से पैसा उठाती है। तो जब अपना आईपीओ लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? पेटीएम के द्वारा। तो मार्च 2022 में जब इसका आईपीओ लॉन्च हुआ उसके चंद दिनों बाद ही इनके शेयरों की कीमत में गिरावट आना शुरू करी, यानी कि 2150 रुपये का जो उनका लिस्टिंग प्राइस था वो 1/4 रह गया। उस समय भी आरबीआई ने तुरंत प्रभाव से इसके पेमेंट्स को, जो इसका पेमेंट्स बैंक है यानी पेटीएम का जो पेमेंट्स बैंक है, इसको तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया था आरबीआई के द्वारा। तुरंत कहा जा रहा था कि जो पेमेंट्स बैंक है ये अलीबाबा को अपना अहम जो जानकारी है वो बेच रही थी, अपना जो जानकारी लीक कर रही थी। उस समय अलीबाबा की हिस्सेदारी कितनी थी? अलीबाबा की हिस्सेदारी थी पेटीएम में 27%। तो ये एक इसका मेन जो चाइनीज कंपनी अलीबाबा मेन शेयर होल्डर थी किसकी? पेटीएम की। तो ये उस पर आरोप लग गया था। एक बार फिर पेटीएम के शेयर धड़ाधड़ गिरना शुरू कर दिया। सोमवार को ही पेटीएम शेयरों की कीमत में 761 रुपये की गिरावट देखी और इससे भी घटकर कितना हो गया? 438 रुपये हो गया। 438 रुपये इसके शेयर गिर गए। पिछले 3 सेशनों में ये गिरावट देखी गई। आरबीआई की कार्रवाई के बाद पेटीएम की जो पेरेंट्स कंपनी है 197 कम्युनिकेशन लगातार क्राइसिस मैनेजमेंट में फंसी रही है। कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप की खबरें हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ईडी इसकी जांच कर सकती है, यानी कि जो प्रवर्तन निदेशालय है इसके द्वारा इस कंपनी की जांच की जा सकती है। हालांकि जो 197 कम्युनिकेशन है इन खबरों को बेबुनियाद और निराधार बताया है। इसी के साथ एक और कंपनी है बायजूस, ये भी फेल करना शुरू कर दी है, ये भी लगातार गिरना शुरू कर दी। तो ऐसे में जो स्टार्टअप्स हैं उनके मन में, जो निवेशक हैं स्टार्टअप में, उनके मन में यह आ रहा है कि भारत में जो इकोसिस्टम है स्टार्टअप्स का वो फेल कर रहा है। लेकिन जो कुछ एक्सपर्ट हैं, जो एनालिटिकल है, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर 2 स्टार्टअप फेल हो जाता है तो भारत में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम ही खराब है। भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत ही अच्छा है। ये जो 2 कंपनियां थी बायजूस और पेटीएम, ये अपने मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से डील नहीं कर पाई, इसलिए फेल कर गई। तो ये था पेटीएम के फेल होने की असली वजह। थैंक यू।